नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 70 सीटों के लिए मतदान जारी है। बता दें कि मतदान बूथों पर लंबी लंबी कतारें हैं। सीएम आतिशी राहुल गांधी ने डाला है वोट। बीजेपी सांसद बांसुरी समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। स्वाति मालीवाल ने भी किया है मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान जारी है। 13,766 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली के 1.56 करोड़ मतदाता आज नई दिल्ली में यानी कि नई सरकार का गठन करने के लिए मतदान कर रहे हैं। 699 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रमुख दलों की बात करें तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर लड़ा है चुनाव, जबकि भाजपा ने 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा ने 2 सीटें अपने सहयोगी दलों जेडीयू और लोजपा आर को दी है। चलिए आपको बताते हैं कि दिग्गजों के बीच मुकाबला हो रहा है और ऐसे में मतदान खत्म होते ही 699 जो सीटें हैं उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इन उम्मीदवारों में 96 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा सीट हैं और ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। उनके सामने भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। इस तरह सबसे कम उम्मीदवार कस्तूरबा नगर और पटेल नगर सीट पर है। इन दोनों सीटों पर 5-5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजीव शर्मा इनपुट हेड हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या अभी ये सिचुएशन है, कितने फीसदी मतदान अभी तक हुआ है? देखिए, प्रतिशत मतदान का तो नरेंद्र मोदी के बाद पता चलेगा। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जैसे दिला मिजाज है। सुबह पहले उठ करके आते हैं, लेकिन हाँ, जो वीवीआईपी इलाके हैं उनमें लोग देखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना वोट डाल चुकी हैं, राहुल गांधी वोट डाल चुके हैं और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और आपकी सीएम आतिशी वोट डाल चुके हैं और ये प्रवेश वर्मा वोट डाल चुके हैं। तो ये जो प्रमुख लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं, बाकी अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। कुछ जो देखा जा रहा है कि लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली के मतदाता निकल के आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। जी नेहा। बिल्कुल राजीव, क्योंकि दिल्ली की सुबह थोड़ी सी लेट होती है और ऐसे में धीरे धीरे जैसे ही दिन चढ़ता है वैसे वैसे जो वोटर्स है अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, इस लोकतंत्र के पर्व को मनाते हैं। लेकिन इस बीच हॉट सीट कौन कौन सी कही जा रही है? ये अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट, कालका सीट आपकी सीएम की, पीसीएम की इस समय आपका ये जो लाजपत नगर जंगपुर सीट पर, ये वो सीटें जो बहुत हॉट सीट हैं और जिन कांटे का मुकाबला जिसपे सीएम, पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम ये हैं। तो उसके अलावा तो दिल्ली की तो हर सीट हॉट सीट है, क्योंकि दिल्ली तो इस देश का दिल है। तो यहाँ जो चुनाव होता है वो इसलिए ज्यादा रोचक हो जाता है क्योंकि इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। और इस बार वैसे भी क्योंकि तीसरी बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये बहुत पूर्ण हो गया है। और हरियाणा और महाराष्ट्र में अच्छी जीत के बावजूद अगर दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो व्यक्तिगत रूप से ये नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा। लेकिन हालांकि माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी से आप मुकाबला, क्योंकि राजीव त्रिकोणीय भी कहा जा रहा है और ऐसे में भले ही मेन जो पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हो, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है इसमें। देखिए, ये कहना बहुत
कांग्रेस भी आ रही है, हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लाइट में नहीं दिखाई दिए कांग्रेस अभी तक। जहां तक उनका चुनाव प्रचार रहा है और चुनाव प्रचार का तरीका रहा है, उसको देखकर बहुत ज्यादा फाइट में नहीं रही है कांग्रेस। हाँ, कुछ जगह है जहां वो असर डाल सकती है और कुछ जगह त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन अभी भी जो सीधी सीधी टक्कर है केवल दो ही लोगों में है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, दो तरफा ये मुकाबला ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस किस तरह से कमाल करती है या नहीं करती है, वाकई बड़ी बात होगी और देखने वाली बात होगी। लेकिन महिला वोटर्स भी बढ़ चढ़ कर दिल्ली में अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं। मुद्दे अहम क्या रहे? ये जो चुनाव है राजीव, किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दिया? बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मुद्दे हैं दिल्ली के। खास तौर से दिल्ली में जो स्लम एरिया हैं उनमें। तीसरा है जो अवैध कॉलोनियां हैं, झुग्गियां हैं, उनके नियमितीकरण। ये कुछ मुद्दे हैं जो दिल्ली की मतदाता को प्रभावित करते हैं। दिल्ली का जो वोटर है वो कई सेक्टर में बटा हुआ है। आउटर दिल्ली है, एक आपका लुटियंस दिल्ली है, और इसी तरीके से जो आपका एकदम पश्चिमी दिल्ली का इलाका है वो एकदम अलग बटा हुआ है। बाहरी दिल्ली इलाका में जहाँ पर आपके जो पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं, बसे हुए हैं, एक वो इलाका है। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ केवल उत्तराखंड के लोग आके बसे हुए हैं। तो हर जगह अलग अलग डेमोग्राफी के हिसाब से यहाँ दिल्ली का वोटर बटा। लेकिन राजीव, मुद्दे आपने बताए वो असल मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन बिजली, पानी, इनसे विपरीत अगर हम देखें तो यहाँ पर तो फ्रीबीज के मुद्दे ज्यादा अहम रहे कि 2100 रुपए देंगे, कोई कहता है 2500 रुपए देंगे। तो वो जो फ्री की रेवड़ियों की बात यहाँ पर की जा रही थी, एक से बढ़कर एक अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश जो की जा रही थी, दिल्ली की जनता दरअसल उसमें ही कहीं ना कहीं तोल रही है कि कौन हमारे लिए ज्यादा करेगा। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि किसको चुनती है, किसकी सरकार बनाती है दिल्ली की जनता। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लगातार जारी है। बता दें आपको कि 70 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटों पर जो सहयोगी पार्टी हैं उन्होंने उनके उम्मीदवार उतारे, यानी कि एक जेडीयू और एक लोजपा को ये 2 सीटें दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मिल्कीपुर सीट पर सुबह 9 बजे तक 13% मतदान हुआ है और ऐसे में बीजेपी विधायक ने डाला है वोट। सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और बूथों पर मतदाताओं की कतारें जो है वो लंबी होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में उत्साहित वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मिल्कीपुर पर उपचुनाव के लिए 414 बूथों पर मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा और प्रमुख रूप से भाजपा के चंद्रभान, आपको बता दें कि चंद्रभानु पासवान और सपा के अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में। तो मिल्कीपुर पर वोटिंग हो रही है। मिल्कीपुर में वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से की जो मतदाता है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए उत्साह और जोश इस कदर है कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हैं, अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं और पूरे जोश के साथ मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो बीजेपी विधायक ने भी अपना वोट डाला है और ऐसे में ये चुनाव जाहिर तौर पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर कहा जा रहा है। मतदाता जागरूक है, अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कहते हैं पहले मतदान और फिर जलपान। तो मतदान करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वीवीपैट की तस्वीर, ईवीएम और
यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। आनंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे विशेष संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। आनंद, जानना चाहेंगे मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है, कितने फीसदी मतदान अभी तक हुआ है? जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहाँ तब तक प्रत्याशी का वहाँ पर है और आप ये कह सकती है कि सीधा मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पासवान है और समाजवादी पार्टी के अजीत, इनके बीच मुख्य मुकाबला है। सबसे जो अहम बात है नेहा कि ये काफी प्रतिष्ठित सीट है और अवधेश प्रसाद जो मौजूदा सांसद है फैजाबाद की जहाँ पर अयोध्या आती है, वो इस सीट से विधायक रहे थे। उनके इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हुई थी और उनके बेटे अजीत यहाँ से प्रत्याशी हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा यहाँ पर गाँव पर है, लेकिन क्योंकि अयोध्या का जुड़ा मामला है, बीजेपी इस बार हार चुकी है लोकसभा का चुनाव। ऐसे में मिल्कीपुर में जीत कर बीजेपी कुछ न कुछ जो मरहम है वो लगाना चाहेगी कि राम मंदिर की सीट है जो अयोध्या के आसपास की सीट है, तो बीजेपी का यह प्रयास होगा कि इस दर्द को बुलाया जाए। और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो लगातार छह रही है उन्होंने वहां पर की है, अखिलेश यादव लगातार सक्रिय रहे हैं, रोड शो किया है, डिम्पल यादव ने, तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे हैं। बिल्कुल, पूरी फौज भारतीय जनता पार्टी ने उतार दी थी आनंद। 25 कैबिनेट मंत्री और खुद सीएम जब वहां पर चुनावी प्रचार करने के लिए कई रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंचे। खास तौर पर अगर हम देखें विपक्ष की तरफ से भी अखिलेश यादव लगातार वहां पे धुआंधार प्रचार करते रहे, डिम्पल यादव जब पहुंची जैसा कि आपने बताया। दोनों तरफ से जब मुकाबला पूरी तरह से शिद्दत के साथ लड़ा जा रहा है और ऐसे में क्या ये एक नाक की लड़ाई समझे दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि एक नाक की लड़ाई है, क्योंकि बात अयोध्या की भी है, किस तरह से समाजवादी पार्टी ने इसे भुनाने की कोशिश की जब जो एमपी की सीट चली गई थी समाजवादी पार्टी के खाते में। तो ऐसे में क्या वाकई एक बड़ी नाक की लड़ाई है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच? बिल्कुल नहीं, आप ये कह सकती हैं कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, उसके तुरंत बाद चुनाव हुए थे लोकसभा से और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार 50,000 के वोटों के अंतर से लगी थी, वहां पर हार हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं वो कसक जरूर मन में है बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट जो फैजाबाद लोकसभा में आके वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव जीतती है तो दो संदेश होगा नेहा। एक संदेश तो ये है कि इसी सीट से विधायक रहे थे अजीत समझ लीजिएगा अवधेश प्रसाद जो सांसद है, इनको अखिलेश यादव लगातार आप देख रही होंगे कि जगह जगह पर इनको वो घुमा रहे हैं और अयोध्या का राजा कहते इनको प्रचारित किया जा रहा है। अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हार होती है तो न सिर्फ बीजेपी को कुछ जो दर्द है बीजेपी का वो कुछ कम होगा, बल्कि जो अवधेश प्रसाद को जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको कुछ दिन जरूर लगेगा। और वहीं से अगर समाजवादी पार्टी इस चुनाव को नया जीतती है मिल्कीपुर के उपचुनाव को, तो आप ये कह सकती हैं कि अखिलेश यादव और भी तेजी से और भी अधिक हमलावर होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मिल्कीपुर में लगातार वोटिंग हो रही है और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज पावन संगम में डुबकी लगाएंगे पीएम मोदी मेले की करेंगे यात्रा और प्रयागराज की धरती पर तकरीबन 2 घंटे रहेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संगम में डुबकी लगाने के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और वह प्रयागराज की धरती पर तकरीबन 2 घंटे रहेंगे। उनके आगमन को लेकर मेला प्रशासन तैयारियां कर चुका है। अरैल क्षेत्र में उनकी सुरक्षा के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है। पीएम के आगमन को लेकर 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पीएम मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे और ऐसे में बता दें आपको कि उन्होंने 5,500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की सौगात दी थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाले क्षेत्रों को एनएसजी ने कब्जे में ले लिया है। मजिस्ट्रेट एवं भारी संख्या में पुलिस की तैनाती, पीएसी और आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। गंगा के घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शहर के से लेकर कुंभ नगरी तक संदिग्धों की जांच की जा रही है। पीएम के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी आएंगे। मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया है कि पीएम के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और 5 मजिस्ट्रेट एवं भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है।
प्रधानमंत्री संगम में स्नान करने के बाद मां गंगा की पूजा करेंगे। अमित दुबे ज्यादा जानकारी के साथ कुंभ से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल प्रधानमंत्री किस वक्त आएंगे, क्या तैयारियां देखी जा रही है मेला क्षेत्र में? जिला प्रशासन ने जोरदार तैयारियां की है। चप्पे चप्पे में पुलिस बल और एसपीजी के कमांडो तैनात किए गए हैं ताकि एक अच्छी पुख्ता इंतजाम किए जा सके सुरक्षा को लेकर। तो वहीं बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अरैल बाग से होकर के संगम पहुंचेंगे, जहां पर वो 11 बजे दिव्य स्नान की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद गंगा माता पूजन अर्चन करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रयागराज आगमन को लेकर के जिला प्रशासन ने यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। सबसे बड़ी इस बात ये बात होगी कि प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार के दर्शन में या प्रयागराज स्नान में समस्या ना हो, इसको लेकर के पूरा ध्यान रखा गया है। किसी प्रकार का कोई भी रास्ता प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रोका नहीं जाएगा। सिर्फ कुछ समय के लिए ही GVIP मार्ग पर दल लगाया जाएगा, जहाँ पर गाड़ियों का आने जाने पर रोक होगी। जी अमित, जानना चाहेंगे 2 घंटे तक प्रधानमंत्री संगम में रहेंगे, इस क्षेत्र में रहेंगे, उनका आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? जैसे कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 2 घंटे तक प्रयागराज में रहने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले वो अरैल घाट पहुंचेंगे, उसके बाद में वो गुरुद्वारा संगम पहुंचेंगे, जहां पर वो स्नान करेंगे और पूजन अर्चन करेंगे। इस दौरान उनके साथ में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और दोनों मंत्री सहित भी साथ में रहेंगे। ठीक है। भीड़ भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है वहां पर, और ऐसे में क्योंकि बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि VVIP लोग जो आ रहे हैं उसकी वजह से जो पूरे रास्ते हैं वो रोके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मद्देनजर, उनके आने के मद्देनजर, उनके आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के कितना पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसी क्या व्यवस्थाएं की गई है अमित कि आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो आने जाने में? चलिए, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, प्रयागराज से आ रही है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। बता दें कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु अब महाकुंभ पहुंचना होगा और आसान। कुंभ मेले के लिए 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बेहतर तरीके से यहाँ पर आ सके और आस्था की डुबकी लगा सके। तो कुंभ मेले के लिए 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। अब कुंभ में पहुंचना और आसान हो जाएगा। वहीं महाकुंभ हादसे का जो मामला है संसद तक पहुंच गया है। आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ का मुद्दा उठाया। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ भगदड़ के मृतकों का आंकड़ा संसद में जारी किया जाए। लोग पुण्य कमाने के लिए थे और आए थे वहां पर, और वहीं से अपनों की लाशें लेकर गए हैं। महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की तो 17 घंटे बाद राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया। ये वो लोग हैं जो आज भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि जब पता चला कि कुछ लोगों की जान चली गई है, उनकी लाशें मोर्चरी और अस्पताल में पड़ी है, फिर भी सरकार ने अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भरकर बरसाए। ये कैसी सनातनी परंपरा है? भगवान जाने कितने चप्पल, कपड़े और साड़ियां वहां पड़ी थी और उन सबको जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली से उठवाया गया। कोई नहीं जानता कि उन्हें कहां फेंका गया। सब कुछ छिपाने के लिए सुनने में आ रहा है और कुछ दबाव और कुछ मीठा खिलाया जा रहा है ताकि उनकी खबर बाहर ना आए। में से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय,
बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। बीएमसी ने 74,427.41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। नए टैक्स में बीएमसी को हर साल 350 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। कमिश्नर ने बैंकों से ऑनलाइन ब्याज बढ़ाने की योजना बनाई है। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने देश की सबसे समृद्ध मुंबई महानगर पालिका के बजट में मुंबई करों के लिए खजाना खोल दिया है। मंगलवार को गगरानी ने बीएमसी के वर्ष 2025 से 26 का 74,427.41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये वर्ष 2024 से 25 के बजट 59,954.75 करोड़ रुपए से 14,473 करोड़ यानी 19.45% अधिक है। बीएमसी बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर विकास कार्यों के लिए 43,162.23 करोड़ रुपए हैं, जो कि बजट का 58% है। वहीं राजस्व खर्च के लिए 31,204 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि बजट का 42% है। बीएमसी बजट में कमिश्नर ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खजाना खोल दिया है, जबकि बीएमसी अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में देने की राह बना रही है। बीएमसी ने मुंबई में कोस्टल रोड के विस्तारीकरण, GMLR, STP प्लांट, सड़कों को सीमेंटेड करने पर हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।